हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माय नेम इज सीरियस एंड जो भी स्टूडेंट्स 2026 में नीट के लिए अपियर करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो एंड तक देखना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगी और अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो हम और वीडियोस बना देंगे और बाकी की चीज़ें आप कॉमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट क्यों देना है, उसमें कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, एग्जाम किस तरीके से होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन सी लैंग्वेज में होता है, उसके बाद में काउंसलिंग राउंड कैसे होता है, उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इन शॉर्ट सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नीट देना क्यों है? इसलिए क्योंकि पेरेंट्स बोल रहे हैं या फिर इसलिए क्योंकि मेरा फ्रेंड भी दे रहा है? आपका वाई बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि नीट के बाद में आप कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो और उन कोर्सेज से रिलेटेड अगर आपको कोई करियर चूज करना है तो आपको नीट देना चाहिए। अभी कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप नीट अपियर कर रहे हो तो उसके बाद में आपके पास में कौन से कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। नंबर वन तो सबसे ज्यादा जो फेमस है एमबीबीएस, नंबर टू इज बीडीएस। उसके बाद में आयुष के जो कोर्सेज होते हैं, आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी मेडिसिन, सिद्धा मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो उसके अंदर सारे आ जाते हैं, मतलब उसके अंदर आता है आपका बीएचएमएस, बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, ये सारे कोर्सेज। उसके अलावा अगर आपको वेटेरिनरी डॉक्टर बनना है तो भी आप नीट के लिए अपियर कर सकते हो, या फिर आपको नर्सिंग या अप्लाइड साइंसेज के लिए जाना है। तो अगर इन सारे कोर्सेज में से किसी के भी लिए आपको ऑप्ट करना है या फिर आपको करियर बनाना है तो आपको नीट का एग्जाम देना चाहिए। चलो, अब आपका ये तो डिसाइड हो गया कि आपको नीट क्यों करना है, लेकिन आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो डिपेंड करता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। नंबर वन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप या तो 12th में अपियर कर रहे होने चाहिए, मतलब 2026 में आपका 12th का एग्जाम होगा, या फिर आपने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है लास्ट ईयर तो आप अपियर कर सकते हो। नंबर टू इज एज क्राइटेरिया। आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए जब आप नीट के एग्जाम के लिए अपियर करोगे। मतलब अगर आप 2009 के 31 दिसंबर बॉर्न हो या फिर उसके पहले के बॉर्न हो तो आप अपियर कर सकते हो। नंबर थ्री क्राइटेरिया इज सब्जेक्ट्स ऑफ कोर्स। अगर आपका कॉम्बिनेशन पीसीबी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप अपियर कर सकते हो। आपका साइंस का स्टूडेंट होना सबसे ज्यादा कंपलसरी है। नंबर फोर इज जब आपका 12th का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका पीसीबी का तीनों का मिला के परसेंटेज एग्रीगेट होना चाहिए 50%। अगर आप एस टी एस सी ओबीसी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 40%। एंड अगर आप डिसेबल कैटेगरी में आते हो, बेंचमार्क डिसेबल कैटेगरी में, देन डिसेबिलिटी कैटेगरी में, देन आपका 45% होना चाहिए। ओके, एलिजिबिलिटी के बाद में बात करते हैं कि एग्जाम कंडक्ट किस तरीके से होगा। सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर लेके होगा, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। नंबर टू, किस टाइप में होगा? एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब 4 ऑप्शंस मिलेंगे केबीसी के जैसे, और फुल नर्वसनेस वाला, और जैसे भी जो भी आपको पेपर आता है तो ऑफ कोर्स आप जीतते हैं, 7 करोड़ वाली फीलिंग आएगी। बट इट विल बी कंडक्टेड इन द एमसीक्यू मैनर। नाउ टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस कितने आएंगे? 180 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन पर मिनट। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट देना है, कुछ कुछ आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, किसी किसी के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे करके आपको ओवरऑल बैलेंस करना है। एग्जाम कैसे होगा ये पता चल गया। अब कौन सी लैंग्वेजेस में होता है ये पता करना है। यस, क्योंकि हम इंडिया में, हमारे पास हमेशा लैंग्वेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे एंड दैट इज द ब्यूटी। टोटल 13 लैंग्वेजेस में नीट का एग्जाम होता है कंडक्ट। अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इंग्लिश चूज करते हो तो आपको इंग्लिश का पूरा पेपर मिलेगा, बट अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज चूज करते हो तो आपको इंग्लिश प्लस वो रीजनल लैंग्वेज में आपका पेपर मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। फर्स्ट लैंग्वेज जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश होगा, बट उसके अलावा कौन सी लैंग्वेजेस में आपका पेपर अवेलेबल होता है? नंबर वन इज हिंदी, जिसपे हमेशा झगड़े होते रहते। उसके बाद में मराठी, देन गुजराती, बंगाली, चारों की चारों साउथ इंडियन लैंग्वेजेस यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। देन यू हैव उर्दू, पंजाबी, असमीज, ओडिया। इन सारी लैंग्वेजेस के अंदर आप नीट का एग्जाम दे सकते हो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स।
और हाँ, इसके अलावा सपोज आपका कोई रीजनल लैंग्वेज आपने चूज किया है पेपर के लिए और कुछ डिस्प्यूट हो जाता है या फिर इंग्लिश एंड उस रीजनल लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में कुछ डिफरेंस आ जाता है, क्वेश्चन में गड़बड़ होती है, तो आपका जो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा क्वेश्चन उसको ही फाइनल माना जाएगा। फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाते हैं। सो एक वेबसाइट है neet.nta.nic.in, इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि सारी की सारी अपडेट्स इसी के ऊपर आएगी आपके नीट से रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर्म है वो मोस्टली रिलीज होता है फरवरी टू मार्च के बीच में, लास्ट ईयर अर्ली फरवरी में रिलीज हो गया था, तो अगेन आपको वो चेक करते रहना है। आपका एग्जाम मोस्टली होता है ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ मे, तो तब आपका एग्जाम होगा। उसके बाद में आप फॉर्म कैसे फिल करोगे उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका फोन नंबर चाहिए होगा और मेल आईडी चाहिए होगा, जैसे हर जगह चाहिए होता है फॉर द लॉग इन। तो आप ध्यान से सोच समझ के जो भी नंबर देना चाहते हो वो देना, क्योंकि फोन नंबर और मेल आईडी आप बाद में करेक्शन विंडो में भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीजें आप चेंज कर सकते हो वो मैं बाद में बताऊंगी, बट ये दो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये सोच समझ के आप ऐड करना। नंबर 2 इज आपको आपकी जो भी एकेडमिक डिटेल्स है वो सारी फिल करनी है और सेंटर चूज करना है कि आप कहाँ से एग्जाम देना चाहते हो। उसके बाद में आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको सबमिट करने वहां पे, जैसे कि आपको फोटो अपलोड करनी होगी, आपको अपना थंब इम्प्रेशन, साइन, उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स है वो सारे के सारे अपलोड करने होंगे। ये सब कुछ करने के बाद में आपको फी पे करनी होती है ऑनलाइन। अब फी कितनी होगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अराउंड 1700, अगर आप ओबीसी से या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो ईडब्ल्यूएस से, देन आपकी अमाउंट होगी 1600। और उसके अलावा अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे एससी एसटी या ट्रांसजेंडर हो या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। वंस योर पेमेंट इज डन, उसके बाद में आपका जो कंफर्मेशन पेज होगा उसको आप डाउनलोड करके रख लो। देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम नीट दे रहे हो, और बहुत बार जो फर्स्ट टाइम नहीं भी दे रहे तो इंसान है यार, कभी कभी गलती हो जाती है, तो इसके लिए जो बॉडी कंडक्ट करती है नीट एग्जाम को यानी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो वो एक करेक्शन विंडो भी निकालती है। तो जब आपका फॉर्म फिल करके हो गया उसके कुछ दिनों बाद एक करेक्शन विंडो निकलती है जिसके अंदर आप, जैसे आपके पेरेंट्स का नाम की स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए उसमें कुछ इशू हो गया, तो छोटे मोटे जो भी इश्यूज है वो आप उसके अंदर करेक्ट कर सकते हो। बट मैंने जैसे पहले बोला था कि आप अपना नंबर और मेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा बाकी की चीजें आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि एप्लीकेशन के टाइम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो उसके अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बेसिकली हमें अपलोड करने होते हैं। सो सबसे पहली चीज आती है आपका फोटो आईडी। फोटो आईडी मतलब वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ जिसके ऊपर आपकी फोटो है, यानी कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बेसिकली आपकी फोटो उसके ऊपर होनी चाहिए। नंबर 2 इज आपको दो साइजेस में फोटोज क्लिक करानी है। नंबर 1 इज पासपोर्ट साइज और दूसरी है पोस्ट कार्ड साइज। पासपोर्ट साइज मतलब आपको पता है छोटी वाली फोटो, पोस्ट कार्ड साइज की साइज थोड़ी बड़ी होती है ना। जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसके अंदर जो फोटो जहाँ पे आप क्लिक कराओगे उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, और अगर नहीं है तो थोड़ा एडजस्ट करके एडिटिंग करके उसको व्हाइट कर लो। उसके अलावा जो पोस्ट कार्ड साइज का आपका फोटो होता है उसके ऊपर समटाइम्स दे आस्क यू टू राइट योर नेम एंड डेट, सो इफ इट इज आस्क्ड यू कैन राइट इट। देन उसके अलावा आपका साइन चाहिए होता है, तो आपको एक प्लेन पेपर लेना है, उसके ऊपर ब्लैक इंक से या ब्लू इंक से, मतलब ब्लैक या ब्लू पेन से आपको साइन करना है जैसे आप अपना ऑटोग्राफ देते हो, और फिर वो भी आपको फाइल अपलोड करनी होती है। देन आपके क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो काम करता है आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ का। उसके अलावा अगर आपने 12th का एग्जाम दे दिया है तो आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो, और अगर नहीं दिया है तो फिर आप, नहीं दिया है तो आपके पास है ही नहीं, आप कैसे अपलोड करोगे, करेक्ट। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे एससी एसटी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस, तो इन कैटेगरीज के लिए आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है वो सर्टिफिकेट्स लाके लेटेस्ट आपको वो भी अपलोड करना है। हाँ, अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, आप एनआरआई हो, तो आपके पास सिटीजनशिप या एमबीसी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आप ये जो भी सारी चीजें जब अपलोड करोगे अपने ऑनलाइन फॉर्म में तो उनके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स भी होते हैं कि आपको जेपीजी, जेपीईजी,
इन्हीं फॉर्मेट्स में अपलोड करना है उन चीजों को, या कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए दे गिव पीडीएफ फॉर्मेट, प्लस उन्होंने साइज भी मेंशन की होती है कि हमें इससे इस साइज के बीच में ही चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस करना होगा एंड देन उनको अपलोड करना होगा। तो अब जब आपने एग्जाम दे दिया है तो आपको दो टाइप के मार्क्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नंबर वन इज पासिंग मार्क्स, नंबर टू इज कट ऑफ मार्क्स। पासिंग मार्क्स का मतलब ये है कि वो मिनिमम स्कोर जो आपको चाहिए ही, जिसके थ्रू आपको पास कंसीडर किया जा सके, मतलब आप फेल नहीं हुए। तो उस साल जितने भी स्टूडेंट्स अपियर करेंगे उसमें से 50% स्टूडेंट से बेटर आपके मार्क्स होने चाहिए, उसको बोलते हैं 50 परसेंटाइल, और वो काउंट होता है। उससे पता चलता है कि आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। और जो लोग जनरल कैटेगरी से उनके लिए 50 परसेंटाइल होता है, और जो बाकी कैटेगरी से उनके लिए 40 परसेंटाइल होता है, यानी कि आपका स्कोर 40% स्टूडेंट से बेटर होना चाहिए, जो टोटल स्टूडेंट जिन्होंने अपियर किया है उनसे। नाउ नंबर टू इज कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, उस साल जितने भी स्टूडेंट्स ने अपियर किया, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था, सारी यूनिवर्सिटीज या जो भी कॉलेजेस है उनके पास में सीट्स कितनी अवेलेबल है, और उनकी रेपुटेशन क्या है, स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो कॉलेजेस खुद डिसाइड करते हैं कि उनका कट ऑफ क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्स के लिए एम कर रहे हो तो 650 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में सोच भी सकते हो। तो कट ऑफ मार्क्स और जो आपका पासिंग मार्क्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर 720 मार्क्स का आपने पेपर दिया और आपको 160 मार्क्स आए, तो आप पास तो हो, लेकिन अगर आपको एम्स चाहिए था तो वो आपको नहीं मिल सकता। मतलब आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ क्राइटेरिया पार करना होगा, तभी आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, तभी आपको सीट मिलेगी। तो जब आपका एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद में आप जाते हो काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग प्रोसेस का मेन मतलब ये है कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर सीट मिलने वाली है, ये आपको काउंसलिंग के थ्रू पता चलता है, जो भी राउंड्स होते हैं उसके थ्रू। सो दो टाइप की काउंसलिंग होती है, नंबर वन इज ऑल इंडिया कोटा एंड नंबर टू इज स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा को जो कंडक्ट करता है, कंडक्टिंग बॉडी, वो है एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और जो स्टेट कोटा है उसको स्टेट अथॉरिटीज वो कंडक्ट करते हैं, वो मैनेज करते हैं। नाउ जो आपका ऑल इंडिया कोटा है उनके पास में 15% सीट्स होती है, और बाकी की जो 85% सीट्स होती है वो आपकी स्टेट कोटा के पास में होती है। ना जो 15% सीट्स है वो सारी की सारी मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है, जैसे आपके एमबीबीएस या बीडीएस के जो भी कॉलेजेस है, एम्स, जिपमर, देन एएमयू, उसके बाद में बीएचयू, तो उन सब के अंदर सीट्स मिलने के जिनके चांसेस होते हैं उनको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन मिलता है। और बाकी जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस है, वो सब कॉलेजेस के अंदर एडमिशन आपको स्टेट कोटा के थ्रू मिलता है। अब हमें दो टाइप की काउंसलिंग के बारे में तो पता चल गया, बट उसका प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जाके आपको रजिस्टर करना है पोर्टल पे, एमसीसी के पोर्टल पे या स्टेट के पोर्टल पे। उसके बाद में आपको एक फी पे करनी होती है, जिसके अंदर एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट होती है और एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। मतलब एक अमाउंट जो आपको वापस नहीं मिलेगी काउंसलिंग के बाद में भी, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब वो कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो अगेन, एंड उसके अलावा आप कौन से कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, तो उनकी खुद की अपनी अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड जो अमाउंट होती है नॉन रिफंडेबल फी वो होगा। नंबर थ्री इज आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग मतलब आप कौन से कॉलेजेस चूज कर रहे हो, और उसके साथ में आपका कोर्स का प्रेफरेंस क्या है, कि मुझे इसमें एडमिशन चाहिए बट इसमें नहीं मिला तो सेकंड नंबर में आई कैन टेक एडमिशन इन दिस, तो वो आपको सेट करना होता है। उसके बाद में ये सारी सब चीजें होने के बाद में आपको सीट अलॉट होती है। तो आपका रैंक क्या था नीट में, उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक सीट अलॉट होगी। जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी फिर आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, और ये पोर्टल पे आपका डिक्लेयर होगा रिजल्ट। फिर आपको उस कॉलेज में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फी पे करनी है, और वो सीट को रिजर्व करना है। अगर आप चाहते हो कि हाँ ये वही कॉलेज है जहाँ पे मुझे एडमिशन चाहिए था एंड आई विल स्टडी इन दिस कॉलेज, तो देन यू कंफर्म योर सीट। और अगर आप नहीं करते हो तो फिर वो बाद में नेक्स्ट राउंड में किसी और को मिलेगी।
एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो so just like it. You can subscribe to my channel. I'll try to create more and more such videos if you like my teaching style. And till the next time, keep smiling, keep shining, stay the brightest.